नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने शब्द भेद के बारे में जानकारी ली। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के दो भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनमें से पहला शब्द भेद जो है, ये पहला शब्द भेद विकारी शब्द, इसके बारे में हमने जानकारी ली। विकारी शब्द की परिभाषा हमने देखी। लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिन शब्दों में रूपांतर होता है, बदलाव आ जाता है, ऐसे शब्दों को हमने विकारी शब्द कहा है। विकार यानी परिवर्तन, बदलाव। अविकारी, यहाँ पर विकारी शब्दों को सव्य कहते हैं। और इस विकारी शब्द के भेद हमने देखे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कुछ ऐसे शब्द कि जिनमें विकार आ जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हमने विकारी शब्द कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज शब्द भेद का दूसरा प्रकार जो है विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों को हिंदी व्याकरण में अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर अविकारी शब्द के बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर पहला समूह जो है क समूह। यहाँ पर क में लड़का फौरन खड़ा हो गया, ये जो वाक्य है, और फौरन इस शब्द के नीचे यहाँ पर लड़की, दूसरा वाक्य इसी समूह में लड़की फौरन खड़ी हो गई। पहले वाक्य में फौरन ये शब्द जो है और दूसरे वाक्य में फौरन शब्द। तो यहाँ पर पहले वाक्य में कर्ता कौन है? लड़का। और कर्ता दूसरे वाक्य में लड़की। लिंग परिवर्तन। और लिंग परिवर्तन होने के बावजूद फौरन शब्द जो है, इन फौरन शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। लिंग परिवर्तन के बाद फौरन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर दूसरा शब्द ख, इसमें हम देखेंगे लड़का फौरन खड़ा हो गया, यहाँ पर, और लड़के फौरन खड़े हो गए। यहाँ पर क्रिया का कर्ता लड़का एक वचन है और नीचे दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता अनेक वचन है, लड़के। और इसीलिए यहाँ पर वचन परिवर्तन हुआ है, वचन बदला है, एक वचन, और यहाँ पर दूसरे वाक्य में बहुवचन। तो भी यहाँ पर फौरन शब्द जो है, फौरन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंग बदलने के बाद भी फौरन शब्द पर कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा है। ग समूह के बारे में हम देखेंगे। लड़का फौरन खड़ा होता है, ये वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है। ये वर्तमान काल का वाक्य है। लड़का फौरन खड़ा हो गया, ये भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल, इसका काल भूतकाल है। लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा, ये भविष्य काल है। तो यहाँ पर काल परिवर्तन, पहले वाक्य में वर्तमान काल, दूसरा वाक्य भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। यहाँ पर तीसरा भविष्य काल, यहाँ पर लिंग परिवर्तन के बाद भी यहाँ पर फौरन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अगला, यहाँ पर वाक्य जो है, समूह है, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया। इस वाक्य में भी फौरन शब्द है। लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। इस वाक्य में कर्ता के बाद को, लड़के के बाद यहाँ पर से, ये जो को और से, ये क्या है? कारक हैं। कारक यानी विभक्ति है, इस विभक्ति को कारक कहते हैं। कारक के आने के बाद भी यहाँ पर फौरन शब्द में कोई परिवर्तन, रूपांतर नहीं हुआ है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर
हमने यहाँ पर इस पहले यहाँ 2 वाक्य में हमने देखा कि वचन या लिंग परिवर्तन हुआ है। दूसरे वाक्य में यहाँ पर हमने देखा ख शब्द समूह, यहाँ पर वाक्य समूह में हमने देखा कि यहाँ पर वचन परिवर्तन हुआ है। वचन परिवर्तन होने के बाद, यहाँ पर लिंग परिवर्तन होने के बाद, यहाँ पर काल परिवर्तन होने के बाद, काल बदलने के बाद है, यहाँ पर कारक बदलने के बाद भी फौरन इस शब्द पर कोई आघात नहीं हुआ है, कोई रूपा बदलाव नहीं आया है। ऐसे शब्द जिस पर इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम विकारी शब्दों की परिभाषा हमने देखी। विकारी शब्द के भेद और उसके उपभेदों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। यहाँ पर अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। अविकारी शब्द के भेद 4 हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय संबंध सूचक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्द का पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं और उसके उपभेदों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। अविकारी शब्द जो शब्द का दूसरा भेद है, हिंदी व्याकरण में उसे अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय संबंध सूचक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। इनमें से पहला भेद हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा और उसके उपभेद हम यहाँ पर इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम पहला वाक्य यहाँ पर, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। यहाँ पर इस वाक्य के में वहाँ, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। ये आजकल इस शब्द के नीचे हमने अधोरेखित किया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, धीरे धीरे इस शब्द के नीचे हमने अधोरेखित किया। करामत कल बहुत सोया, बहुत इस शब्द के नीचे हमने अधोरेखित किया। ये सारे शब्द अविकारी शब्द हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना, यहाँ पर क्रिया की विशेषता, यहाँ पर वहाँ शब्द यानी जगह, स्थान, क्रिया के स्थान के बारे में यहाँ पर वहाँ शब्द यहाँ पर जानकारी देता है और क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया कहाँ पर घटित हुई, जगह, स्थान, इसके बारे में यहाँ पर वहाँ शब्द यहाँ पर बताता है। अंततः ये शब्द की क्रिया के स्थानों के बारे में, स्थान के बारे में यहाँ पर बता रहा है। और इसीलिए ये जो क्रिया है, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दी जाती है, ये जो स्थानवाचक है ना, स्थान क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है। वहाँ शब्द क्रिया के होने के
स्थान का बोध कराती है। दूसरे वाक्य में देखो, यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है कि आजकल लोग ठीक से बात भी तो नहीं बताते भी तो नहीं। यहाँ पर आजकल ये जो शब्द हैं, ये आजकल शब्द क्रिया के काल के बारे में, क्रिया के होने के काल का बोध कराती हैं। यहाँ पर क्रिया के काल का होने का बोध बताती है या बोध कराती हैं। मैंने तीसरा वाक्य जो है, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। धीरे धीरे ये शब्द जो हैं, यहाँ पर रीति तरीका की क्रिया किस प्रकार से यहाँ पर घटित हुई है, क्रिया के होने की रीति का बोध कराती है। चौथा वाक्य है कल बहुत सोया। यहाँ पर बहुत शब्द जो हैं, ये मात्रा जिसे कहते हैं, परिमाण जिसे कहते हैं, ये परिमाण का बोध कराता है। यानी जिन क्रिया विशेषण से यहाँ क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराता है बहुत शब्द। तो अंत यहाँ पर स्थान का बोध कराने वाले यहाँ पर शब्द, वहाँ यहाँ पर काल का बोध कराने वाले शब्द आजकल, यहाँ पर धीरे धीरे ये जो शब्द हैं, ये रीति तरीका जिसे हम कहते हैं कि रीति का, क्रिया के रीति होने की रीति का बोध कराते हैं। और चौथा वाक्य जो है यहाँ पर है बहुत, ये मात्रा जिसे कहते हैं कि क्रिया के मात्रा, परिमाण, क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराती हैं। और अंततः यहाँ पर क्रिया विशेषण की हम परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। जो अव्यय शब्द, ये अविकारी शब्द है, अधोरेखित शब्द कि जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द है, वहाँ आज, धीरे धीरे, बहुत, ये आज शब्द क्या है, अविकारी शब्द, इन पर लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि क्रिया की विशेषता नाम में ही उसकी ही परिभाषा हमें देखने को मिलती है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा हम देखेंगे। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया किस तल पर हुई, कब हुई, कैसे हुई, और इनकी मात्रा, परिमाण के बारे में भी यहाँ पर सूचित करते हैं। अंततः ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद हैं। पहला है यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हमने यहाँ पर लक्ष्मी, तो वहाँ यानी स्थान का, यहाँ पर स्थानवाचक, स्थान की सूचना, क्रिया के स्थानों के बारे में क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। कालवाचक दूसरा उपभेद है कालवाचक। आजकल ये समय के बाहर की सूचना करता है। रीतिवाचक, रीति, धीरे धीरे, ये तरीका, रीति जिसे कहते हैं। परिमाणवाचक, ये क्रिया विशेषण के 4 उपभेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं।
एक एक उनके उपभेदों को के जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इनका पहला प्रकार जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, उन उदाहरणों को ठीक से समझ कर लेना है। उमा यही रहती है, यही शब्द के नीचे हमने अधोरेखित किया। मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। यहाँ पर इर्द गिर्द आजू बाजू जिसे कहते हैं, यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराती, जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है, उसे हम स्थान क्रिया की विशेषता स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि यहाँ पर क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इर्द गिर्द, ये जो यहाँ शब्द जो है ये क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है। और इसीलिए ऐसे कई क्रिया विशेषण हैं। ये अधोरेखित शब्द यही, इर्द गिर्द, यहाँ ये क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन क्रिया होने के स्थान के बारे में स्थान का बोध कराती है, स्थान का बोध कराती है, इसीलिए ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ जहाँ जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ बाहर भीतर इधर उधर दाएं बाएं निकट पास मध्य किधर आदि जो शब्द हैं ये क्रिया के होने के स्थान की सूचना करते हैं, बोध कराते हैं। अंत ये सारी क्रिया ये शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। और इसीलिए विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना है कि ये उदाहरण के तौर पर मैंने ये खाली शब्द दिए हैं, इसके वाक्य हमें बनाना है। ये शब्द जो हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं और ये क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है, इसीलिए ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके वाक्य हमें बनाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे स्थान का क्रिया के होने के स्थान का बोध कराती है। यहाँ पर क्रिया विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। क्रिया विशेषण का दूसरा जो भेद है यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, बबुआ जी अब शीतल पाटी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर अब शब्द जो है इसके नीचे हमने अधोरेखित किया। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, रोज इस शब्द के नीचे हमने अधोरेखित किया। चाची की बात सुनकर शीरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया। तुरंत शब्द यहाँ पर अब रोज तुरंत ये क्रिया के होने के काल का बोध कराती हैं। ये अब रोज तुरंत ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं, लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय
काल का बोध कराते हैं, इसीलिए ये काल का बोध कराने वाली क्रिया को, काल का बोध कराने वाले शब्द जो है, क्रिया के काल का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के काल के का बोध कराने वाले शब्द। अब क्रिया कब घटित हुई? अब, रोज, तुरंत, काल, समय के बारे समय की यहाँ पर सूचना देते हैं, समय के बारे में यहाँ पर का बोध कराते हैं, इसीलिए इन क्रिया को हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात, आजकल। ये शब्द क्रिया के होने के काल का बोध कराती है, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके वाक्य बनाना है और ये समय काल का बोध कराने वाले शब्द हैं। ये अंततः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के काल का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के काल का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कि क्रिया विशेषण के भेद कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के काल का बोध कराने वाली ले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पर कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। मानो जल्द आओ, रमजाने चुपचाप खड़ी देख रही थी, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। यहाँ पर जल्द, चुपचाप, धीरे धीरे ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है और इन क्रिया विशेषण अव्यय से यहाँ पर क्रिया के होने की रीति का बोध होता है। क्रिया मानो जल्द आओ, यहाँ पर क्रिया के होने की रीति जल्द, चुपचाप, धीरे धीरे ये क्रिया की रीति का बोध कराने वाले शब्द हैं। ये अविकारी शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को जो क्रिया की रीति का बोध कराती हैं, ऐसे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। इसके वाक्य हमें, विद्यार्थी मित्रों, इनके वाक्य हमें बनाना है। ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्द, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, झटपट, चुपके, भी, तरह आदि। ये शब्द जो हैं, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन ये क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, इसीलिए इन क्रियाओं को क्रिया विशेषण का प्रकार जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्रिया की रीति का बोध कराने वाले शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अंत यहाँ पर अविकारी शब्द का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं।
इनमें से पहला प्रकार हमने देखा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता उसकी नाम में ही उसकी परिभाषा है। क्रिया विशेषण की यहाँ पर 4 उपभेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्रिया के स्थान का बोध कराने वाली क्रिया को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के काल का बोध कराने वाले शब्दों को यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति, रीति का बोध कराने वाली क्रिया की रीति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर परिमाण, क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आज हमने क्या देखा कि अविकारी शब्द के 4 भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। उनमें से पहला प्रकार हमने देखा है क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके वाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ हमारे सामने हैं। लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर कितना प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। जितना, चुप करो, कितना बोलते हो, कितना। यहाँ पर बहुत, जितना, कितना, ये क्रिया विशेषण है। और इन क्रिया विशेषणों से क्या बोध होता है कि परिमाण का बोध होता है। नापना, तोलना, परिमाण, माप तोल की को हम परिमाण कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत, जितना, कितना, ये क्रिया विशेषण हैं। इन पर लिंग वचन काल कारक का कोई असर नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, और इसीलिए ये अविकारी शब्द का ये प्रकार है, शब्द है, अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द कि जिन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा। ये क्या दर्शाते हैं कि ये सारे शब्द क्रिया विशेषण के हैं, लेकिन ये क्रिया विशेषण के शब्द यहाँ पर क्रिया के होने के परिमाण का बोध कराते हैं, इसीलिए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।